चाय कॉफ़ी पीने, कॉफ़ी लेना। अरे राम, आज याद आया क्लास के पहले कि कॉफ़ी भी लेना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ चैप्टर दैट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप लोगों का, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट डे कि आप लोगों को एक कॉपी मेंटेन करनी होगी विथ रिगार्ड टू द क्वेश्चन आंसर्स जो भी हम लिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। सो नोट्स आप लोगों को मिला अभी कि यू विल बी अपडेटेड? मैसेज गया था बाकी बच्चों को, सबको चला गया था अभी की क्लास का? एनीबडी स्टिल कमिंग या कोई ऑनलाइन नहीं है अभी? चेक कर लेना एक बार, ठीक है। सो हाफ ईयरली, किसका हाफ ईयरली? सो लास्ट डे मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता क्या है। जिनकी आज पहली क्लास है उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कल जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसका एक रिवीजन आप लोगों को दे देती हूँ। हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत की थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हम यहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आपके सीए इंटर के सिलेबस में है भी नहीं, बट सीए इंटर ये मान के चलता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के आए हो। द चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज डिवाइडेड बाइफरकेटेड इनटू 3 यूनिट। पहला यूनिट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी, दूसरा है बेलमेंट प्लेज, तीसरा है एजेंसी। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में बातचीत की थी, दैट इज सेक्शन 124। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वादा करता है कि तुमको कोई भी लॉस होगा, तुमको कोई भी लॉस होगा, वो लॉस या तो मेरे चलते हो सकता है या किसी थर्ड पार्टी के चलते हो सकता है। आप ही के लिए है जिनकी क्लास छूट गई थी कल की। तो ये व्यक्ति जो वादा कर रहा है, जैसे कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ के आए हैं प्रॉमिसर होता है ना, तो यहाँ पे ये कौन कहलाता है? इंडेमनीफायर कहलाता है, प्रॉमिसर नहीं होगा। जो वादा वही कर रहा है पर प्रॉमिसर की जगह नाम है इंडेमनीफायर। जिस व्यक्ति को वादा किया जा रहा है वो कहलाता है इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। ये प्रॉमिस ही है पर इसको इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर कहा जाता है। ये थर्ड पार्टी। तो मतलब कल को अगर ए के चलते बी को कोई नुकसान हुआ, मेरे चलते अगर इसको कोई नुकसान हो रहा है तो हम इसको भरपाई करके देंगे, कंपनसेट करके देंगे। इंडेमनिटी का मतलब भरपाई करके देना, ठीक है। तो मैम हो सकता है इसने इससे कर्जा लिया हो और ये कर्जा नहीं चुका पा रही है तो ये इसके खिलाफ एक्शन लेगी, तो भी हम वादा करते हैं कि ये तेरे खिलाफ जो भी एक्शन लेगी ना हम उसकी भरपाई करके देंगे। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जैसे कि कंपनी के केस में होता है, शेयर सर्टिफिकेट अगर खो जाता है तो कंपनी बोलती है आप एक इंडेमनिटी बॉन्ड भर करके साइन करके दीजिए कि कल को कोई और व्यक्ति आ करके खड़ा ना हो जाए कि हम कंपनी के शेयर होल्डर हैं और ये तो फर्जी आपने शेयर सर्टिफिकेट किसी और को इशू कर दिया है। मैम तो ये एक प्रकार का कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ, लॉस जो कि भविष्य में होगा, अभी तो हुआ नहीं है। हाँ, तो मैम हम लोग इंश्योरेंस भी तो लेते हैं भविष्य की दुर्घटनाओं से बचने के लिए, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, बिल्कुल होता है। परंतु बेटा यहाँ पे बोला है कंपनसेट द लॉस। किसी की जीवन की मूल्यता, वैल्यू को आप कंपनसेट नहीं कर सकते। तो जनरल इंश्योरेंस कवर्ड है, फायर इंश्योरेंस कवर्ड है, मरीन इंश्योरेंस कवर्ड है, परंतु अगर आप बोले लाइफ इंश्योरेंस तो वो कवर्ड नहीं है। और कोई अगर एक्ट ऑफ गॉड या नेचुरल चीज़ें जो कि हो रही, जो कि इंसानी रूप से कंट्रोल नहीं की जा सकती है, तो उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? दो पार्टी है, एक इंडेमनीफायर, एक इंडेमनीफाइड। ठीक, इसके बाद मैम आपने हम लोगों को बोला था कि जितने भी एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पे भी लागू होते हैं। जैसे कि ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टी। मतलब अगर ए बी को बोल रहा है कि तुम सी को मारो, उसके बदले में जो भी एक्शन सी तुम्हारे खिलाफ लेगा ना हम उसको कंपनसेट करेंगे। तो ये मारने की बात, पीटने की बात लॉफुल तो है नहीं, लीगल तो है नहीं। तो मैम फिर उस परिस्थिति में अगर बी सी को कूट देता है, मार देता है और ए को बोलता है मेरे को पैसा दे, तुम तो बोला था कि हमको कंपनसेट करके देगा, नहीं मजबूर कर सकता है क्योंकि उसमें एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी आप लोगों को लिखा के गए थे लास्ट डे। ठीक,
मैम इसके बाद आपने बोला था सेक्शन 125 राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, मतलब अगर ए बी को वादा कर रहा है, ए कहलाएगा इंडेमनीफायर, बी कहलाएगा इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। मात्र अगर मैंने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है, हमको पता है इंश्योरेंस वाला हमको पैसा देगा, हम खुद से अपने गोडाउन में आग लगा दे या कुछ ऐसा घटना कर दे जिसके चलते हमको पैसा मिलेगा, कोई व्यक्ति ने वादा किया है तो उसके तहत हमको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो मतलब अगर इंडेमनीफाइड विद इन अथॉरिटी काम करता है तो जितना भी उसका खर्चा, डैमेज या अमाउंट लगा वो सब ये भरपाई करके देगा। पर ये जानबूझ के अगर ऐसा कर रहा है कंपनसेट करवाने के लिए, दूसरे व्यक्ति ने केवल वादा किया है, उस परिस्थिति में इसको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपके ये वाला आता है जो कि हमने बोला था एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ए ने बी को बोला किसी को मार दे हम तेरे को भरपाई करके देंगे। लिखने का तरीका हम आप लोगों को बताया है, आज भी बताएंगे, हमने 2 क्वेश्चंस कल लिखाया था, ठीक है। हमने इसके बाद बात की थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यानी कि यहाँ 3 पार्टी रहती है, एक लेनदार, एक देनदार, एक गारंटर जिसको बोलते थे बचपन में, उसको अब हम श्योरिटी बोलेंगे। ए ने कर्जा लिया तो ए कौन हुआ, बोरोअर हो गया, तो बोरोअर को हम प्रिंसिपल डेटर बोलते हैं। बी से कर्जा लिया तो बी क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। और सी मतलब जिसने गारंटी दी। दोनों को डिफ्रेंशिएट करो मैम, दोनों को, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को भी। डिफरेंस भी एग्जाम में 3-4 अटेम्प्ट में एक बार पूछा हुआ है। तो मैम अभी तो आप बता के गई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टी है, यहाँ पे कौन सी पार्टी है, 3 पार्टी है। मैम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में लॉस जो कि भविष्य में होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ तो इसने ऑलरेडी कर्जा लिया हुआ है ना, पर ये पैसा कब चुकाएगा, जब अगर ये डिफ़ॉल्ट करता है तो। इतना डिफरेंस तो समझ आ ही गया। मैम यहाँ पे ना 3 तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 3 तरह का कॉन्ट्रैक्ट लेनदार और देनदार के बीच में, जिसको हम प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। देनदार और श्योरिटी के बीच में, जिसको हम सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और 2 दोस्त जिन्होंने सिक्योरिटी दी है, श्योरिटी दी है, गारंटी दी है, उनके बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम अगर कर्जा लिए हैं मिस्टर ए से तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कर्जा चुकाने की। मेरी फ्रेंड ने अगर मेरी गारंटी ली है तो उसकी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, है कि नहीं। तो मतलब पहला कॉन्ट्रैक्ट तो लेनदार और देनदार के बीच में, दूसरा देनदार और जिसने गारंटी दी है उसके बीच में, और जिसने गारंटी दी है अपने दोस्त के लिए वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इम्प्लाइड मतलब मेरी सहेली अगर मेरे लिए पैसा कर्जा चुका रही है, ऑब्वियस सी बात है हम उसको पैसा देंगे, वो मेरे लिए दान पुण्य या मुफ्त में कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है, समझ आ रहा है तुमको? ठीक। मैंने इसके बाद बताया था टाइप्स ऑफ गारंटी, कितने प्रकार की गारंटी होती है। एक होती है स्पेसिफिक गारंटी, एक होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। मेरी फ्रेंड लता ने गारंटी दी कि शिल्पम मैम को 5 बोरा चावल जो भी सप्लाई करेगा जैसे मिस्टर एक्स, तो उसकी गारंटी मेरी दोस्त लता ने ली। तो लता हो गई श्योरिटी, एक्स हो गया क्रेडिटर, मैम हो गई डेटर, प्रिंसिपल डेटर। तो मैम लता ने जो गारंटी दी है वो एक ट्रांजैक्शन के लिए, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए दी है, 5 बोरी चावल के लिए ही गारंटी दी है। कंटिन्यूइंग गारंटी, सेम एग्जाम्पल, शिल्पम मैम प्रिंसिपल डेटर, उनकी सहेली लता श्योरिटी, और एक क्रेडिटर जो कि मिस्टर एक्स है। लता ने गारंटी दी है मिस्टर एक्स को कि आने वाले 10 महीने में जितना भी पैसा मिस्टर एक्स हमको देगा
उसके लिए लता गारंटी दे रही है, तो 10 महीने तक जितना पैसा देगा उधारी हमको, उसके लिए लता गारंटी ले रही है, कंटिन्यूइंग गारंटी। एक ट्रांजैक्शन के ऊपर स्थित नहीं है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए है। समझ आ रहा ना? तो मैम अगर लता गारंटी 10 महीने की दे चुकी है, लता फंस गई है, 10 महीने का गारंटी इसको चुकाना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है मैम। हो सकता है 2 महीने बाद लता को मैम के ऊपर से भरोसा उठ जाए और वो अपनी गारंटी को रिवोक कर दे। रिवोक मतलब वापस ले रही है, संभव है, बिल्कुल संभव है। एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल आता है कंटिन्यूइंग गारंटी के रेवोकेशन पे। तो मैम हो सकता है 2 महीने के बाद लता ने अपनी गारंटी रिवोक कर ली, 2 महीने तक करीब 40,000 का कर्जा मिस्टर एक्स मैम को दे चुका था। तो भाई श्योरिटी की, लता की लायबिलिटी कितनी होगी? 40,000 जितना कर्जा दे दिया है उतना तक। 2 महीने के बाद जितना भी पैसा दिया है लता जिम्मेदार नहीं रहेगी। कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, नोटिस दे करके क्रेडिटर को, मतलब मिस्टर एक्स को बताओ कि हम अब गारंटी अपनी रिवोक कर रहे हैं। उसको सपना थोड़ी आएगा, नहीं तो तुम्ही को पकड़ेगा कि तुम गारंटी दिया था, चल मैडम पैसा नहीं दिए तुम दे। या तो अगर डेथ हो जाती है श्योरिटी की, लता अगर सलट जाती है तो वैसे ही रेवोकेशन हो गया। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यहीं तक हम कल आप लोगों के साथ डिस्कशन किए थे। ठीक है, नेक्स्टली essentials of contract of guarantee या वैलिड गारंटी। सारा नोट्स आपको मेरा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आपको हम क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कराएंगे, नोट्स आपको सब मिल जाएगा, जितनी बात हम बोले सब कुछ मिलेगा। समझ आ रहा है? एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। मैम गारंटी का मतलब तो समझ में आ गया हम लोग को कि गारंटी ये होती है। पहली बात, प्रिंसिपल डेप्ट होना चाहिए। डेप्ट मतलब कर्जा होना चाहिए। कोई कर्जा लिया ही नहीं तो काहे की गारंटी? सबसे अहम बात, कोई कर्जा, कोई गारंटी के लिए कोई कर्जा, कोई लायबिलिटी होनी चाहिए। विदाउट एनी प्रिंसिपल डेप्ट कोई भी गारंटी वैलिड नहीं है। ठीक। दूसरी बात, इस बात को ध्यान रखना, कंसिडरेशन। तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बचपन में सीए फाउंडेशन में पढ़ के आए हो कि समथिंग इन रिटर्न, कि हम अगर तुमको कुछ दे रहे हैं तो तुम भी उसके बदले में हमको कुछ दोगे। जरूरी नहीं है इक्वल अमाउंट दो, कुछ भी दे सकते हो। 1000 का माल है, तुम 500 दो, 600 दो, 700 दो, कुछ भी दो। तो मैम गारंटी में अगर, क्या नाम, रक्षा नहीं, अंशा का, अंजना, रस्की, ठीक है रस्की, सुनो ना। अंजना ने पैसा लिया प्रिंसिपल डेटर, सॉरी अंशा ने पैसा लिया प्रिंसिपल डेटर, अंजना से लिया उधारी, अंजना क्रेडिटर और रस्की अपनी श्योरिटी। ठीक। मैम रस्की गारंटी किसके लिए दे रही है? अंशा के लिए दे रही है। समझ आ रहा है ना पार्टी का नाम? रस्की को बदले में क्या मिल रहा है? रस्की को तो बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। पर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, पर ये स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो मतलब मैम रस्की की गारंटी देने पे ही अंजना अंशा को पैसा दे रही है ना। अगर रस्की गारंटी नहीं लेती तो अंजना पैसा भी नहीं देती। तो दैट इज सफिशिएंट कंसिडरेशन। अच्छा, जरूरी नहीं है कि रस्की को बदले में कुछ मिले। रस्की के गारंटी पे अगर उसकी सहेली को पैसा मिल रहा है, दैट इज सफिशिएंट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे रस्की को बदले में कोई एसेट, कोई पैसा, कोई दाम मिले ज़रूरी नहीं है। तो दूसरा एलिमेंट कंसिडरेशन का है। कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन एलिमेंट मौजूद है। अ गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। गारंटी बिना कंसिडरेशन के वॉइड होती है, परंतु कोई डायरेक्ट कंसिडरेशन नहीं ना मिल रहा है यहाँ पे।
बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इनडायरेक्ट कंसिडरेशन हो रहा है, बोलने पे पैसा दे रही है, तो दैट इज सफिशिएंट कंसिडरेशन। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि कंसिडरेशन नहीं है गारंटी में, तो गारंटी तो इनवैलिड हो जाएगी। तुम लोग बचपन का प्यार अपना सीए फाउंडेशन का लिख के चले आओगे, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट गारंटी इज इनवैलिड है, बस ये इंटर में आ गए हो, गारंटी वैलिड रहेगी। डायरेक्ट कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है, बोलने पे अगर पैसा मिल रहा है दैट इज सफिशिएंट। ठीक, तीसरी बात, एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी लायबिलिटी जिसको चुकाने की बात है, कर्जा लिया तो कर्जा चुकाएगी, तो वो कर्जा लायबिलिटी चुकाना मौजूद होना चाहिए जिसके लिए गारंटी वैलिड होगी। मैम समय निर्धारित, कोई समय निर्धारित ऐसा सच नहीं है, टाइम बाउंडेड नहीं है, पर लायबिलिटी तो है, कर्जा ली तो है ना, तो कर्जा चुकाना तो पड़ेगा ही। ठीक, चौथी बात, नो मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। अगर रस्की जी, अपने एग्जाम्पल में रस्की श्योरिटी है, रस्की की गारंटी लिया धोखा दे के, कुछ बात को छुपा करके, नहीं बता करके, तो रस्की की गारंटी इनवैलिड मानी जाएगी। जब भी तुम श्योरिटी की गारंटी लेते हो उसको बात छुपा करके नहीं लोगे। इसके अलावा भी और कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी यही याद रखना कि अगर श्योरिटी की गारंटी ऑब्टेन कर रहे हैं धोखे से या बातें छुपा करके, तो वो गारंटी वैलिड नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्टली, राइटिंग नॉट नेसेसरी। जरूरी नहीं है कि गारंटी को लिखित रूप में ही लिखा मतलब करवाया जाए, बट जनरली लोग ऑन अ सेफर साइड इसको लिखवा लेते हैं कि प्रूफ तो होना चाहिए ना, कि कल को बोला मुकर जाएगा तो मुँह की बात का क्या वैल्यू है। नेसेसरी नहीं है, बट ऑन अ सेफर साइड आप इसको राइटिंग में करा लेते हो। जॉइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटी। मैम श्योरिटी तो समझ आ गया कि गारंटर होता है, को श्योरिटी मतलब एक से अधिक गारंटर। हाँ, हम अगर कर्जा लिए हैं मिस्टर एक्स से, हम कर्जा लिए हैं मिस्टर एक्स से, मिस्टर एक्स बोलता है गारंटर तो लाओ, तो हम गए, क्या नाम बेटा तुम्हारा, सौरभ, सौरभ के पास कि सौरभ गारंटी दे देना मेरे लिए। सौरभ बोला इसे कैसे दे दे, भरोसा नहीं, आप पैसा डुबा देंगी, हमको देना पड़ेगा। हम सौरभ को बोले सौरभ चिंता मत कर, मेरे पास अंशा भी है, वो भी मेरे लिए 2 लाख की गारंटी दे रही है, तुम भी 2 लाख की गारंटी दे देना तो व्यवस्था हो जाएगा। तो सौरभ बोला अच्छा, अंशा तो मेरे साथ पढ़ी हुई थी सीए इंटर में, वो गारंटी दे रही है तो हम सोच सकते हैं। कहानी की अहमियत को समझो। को श्योरिटी, हमने अगर किसी व्यक्ति की गारंटी ली है ये बोल करके कि सुनना तुम अकेला नहीं है जो मेरी गारंटी दे रहा है, एक और जन है जो गारंटी दे रहा है, कल को बाद में अंशा गारंटी नहीं देती है, इसकी गारंटी भी इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि इसकी गारंटी हमने क्या बोल करके ली थी कि को श्योरिटी, दूसरा श्योरिटी भी है। समझ में आ रहा है कहानी के पीछे की वजह। तो जॉइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटी, व्हेन द पार्टी हैज सेड या व्हेन अ पार्टी हैज गिवन अ गारंटी कि सुनना कोई भी एक्शन कर्जदार मिस्टर एक्स नहीं लेगा जब तक को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करेगा, मतलब को श्योरिटी भी पैसा नहीं देगा। कल को अंशा पैसा नहीं देती है, कर्जदार मिस्टर एक्स इसको नहीं पकड़ेगा, बोलेगा सुनिए हमको बोला गया था कि एक और जन को श्योरिटी है और तब आप हमारा कॉलर पकड़ेंगे, अभी तो को श्योरिटी है ही नहीं, मेरी गारंटी तो इनवैलिड हो गई। समझ आ रहा है जो हम बोलना चाह रहे हैं? मैम एक बार फिर से बताइए, जो जो बात अभी तक आप बताइए एकदम आराम से 3 बार 4 बार बताएंगे। सुनना, हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टी हैं, एक देनदार, एक लेनदार, एक गारंटर यानी श्योरिटी। डेटर को हम प्रिंसिपल डेटर बोलेंगे, क्रेडिटर को क्रेडिटर ही बोलेंगे और गारंटर को अपने लोग श्योरिटी बोलेंगे। ठीक मैम, इसमें 3 तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 3 तरह का, पहला प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट होता है लेनदार और देनदार के बीच में, दूसरा सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, तीसरा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में। ठीक मैम, आपने इसके बाद बोला गारंटी 2 प्रकार की होती है, स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी।
स्पेसिफिक गारंटी तो वो होती है जो कि केवल एक ट्रांजैक्शन के लिए हो। मैम कंटिन्यूइंग गारंटी तो एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन के लिए होती है। हाँ, तो मैम उसको रिवोक भी कर सकते हैं। हाँ, नोटिस दे करके क्रेडिटर को, और तो और अगर डेथ हो गई है तो मैम कितनी लायबिलिटी होगी श्योरिटी की? जिस दिन तक नोटिस दिया उस दिन तक लायबल, भविष्य के फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए वो लायबल नहीं रहेगा। इसके बाद मैम आपने बोला कुछ कुछ एसेंशियल्स होते हैं गारंटी के लिए। हाँ बोले, क्या एसेंशियल्स होते हैं? पहली बात आपने बोला कोई डेप्ट होना चाहिए, कर्जा होना चाहिए, तब जाके तो गारंटी वैलिड होगी। मैम कंसिडरेशन आप बोली डायरेक्ट जरूरी नहीं है, इनडायरेक्ट दे रहा है, मतलब उसके बोलने पे अगर वो कर्जा दे रही है तो दैट इज सफिशिएंट कंसिडरेशन। एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी, क्या कर्जा चुकाना है, क्या कोई लायबिलिटी इनकर हुई है क्या जिसको चुकाना है, हाँ उसके लिए गारंटी दिया है क्या, हाँ तो वो गारंटी वैलिड है। मैम छुपा करके गारंटी ले लिया मेरी, या कंसील करके या मिस रिप्रेजेंटेशन करके, वो गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। मैम सुनिए ना, जरूरी नहीं है गारंटी को लिखित रूप में लिख करके दे, ओरल भी हो सकता है बिल्कुल, पर ऑन अ सेफर साइड राइटिंग में कराते हैं। मैम ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटी, आपने बोला था कि एक और को श्योरिटी ज्वाइन करेगा, पर कल को अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो गारंटी क्या हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है। समझ आया आप लोगों को? समझ आया आप लोगों को? एक क्वेश्चन और लिखिएगा, A guarantees payment to B a tea dealer, A मतलब एक व्यक्ति है, मिस्टर A guarantees payment to B a tea dealer the amount of rupees 10,000 for any tea he may supply, for any tea, TEAT, he may supply to Mr. C. Mr. B supplies to Mr. C. Mr. B supplies to Mr. C TEAT to the above value of rupees 10,000, and Mr. C pays for it. Afterwards, full stop, afterwards B supplies C, afterward B supplies C with T to the value, with TEAT to the value of rupees 20,000. C fails to pay the amount. C fails to pay the amount. Discuss the liability of the surety. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिएगा। जब भी एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आप
पार्टी का नाम अलग से पेंसिल में लिख लोगे ताकि समझ में आएगा कि कौन कौन पार्टी क्या कर रहा है, ए है, बी है, सी है, तो कि तुमको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन समझ आ गया? आंसर बताइए, आंसर बताओ, क्या तुमको समझ में आया? क्यों? अच्छा, तुम बोलो। क्यों? कौन सी गारंटी है? स्पेसिफिक है कि कंटिन्यूइंग है? स्पेसिफिक गारंटी है, तुम बताना। तुम बोलो। नहीं लायबल होगा, कोई भी पैसे के लिए नहीं लायबल होगा। ए कौन है? श्योरिटी, ठीक। बी कौन है? क्रेडिटर। सी कौन है? प्रिंसिपल डेटर। इतना तो क्वेश्चन देख के समझ में आ गया है, ठीक है। तो ए ने गारंटी दी है सी के लिए, ठीक। क्या गारंटी दिया है? कि 10,000 रुपये की चाय का गारंटी जो बी इसको सप्लाई करेगा एनी टाइम या टाइम टू टाइम। It is a continuing guarantee, however the amount is specific. आधे हद तक सही हो मैम। 10,000 तो स्पेसिफिक हो गया ना, पर टाइम देखो क्या बोला, फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय निर्धारित तो नहीं किया कि 1 महीने के अंदर या 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर। समझ आ रहा है? तो दोनों बात यहाँ लिखनी पड़ेगी। 10,000 का अगर दे दीजिए, 10,000 की अगर गारंटी दिया है तो भाई बी ने उसको चाय सप्लाई की 10,000 तक की वैल्यू का, और जिसका पैसा भी ये चुका दिया था, फिर इसने कितना सप्लाई किया? 20,000। भले ये कंटिन्यूइंग गारंटी नॉन स्पेसिफिक विथ रिगार्ड टू द टाइम है, पर अमाउंट तो स्पेसिफिक था ना, तो एक केवल 10,000 के लिए ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, 20,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखिएगा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी specific guarantee means a guarantee which is restricted to a specific transaction however in case of continuing guarantee the guarantee extends to a series of transactions बेटा पहला पैरा में प्रोविजन जाएगा, जिस भी क्वेश्चन चैप्टर का लॉ का पूछ ले, जिस भी एक्ट का पूछ ले, आंसर की शुरुआत हाँ या ना से नहीं होगी। इनको हम कल बता चुके हैं। आंसर 3 पैरा में जाएगा। पहला पैरा में जिस टॉपिक से क्वेश्चन है वो टॉपिक के बारे में आपने जो पढ़ा है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक। दूसरे पैरा में जो केस दिया हुआ है वो लिखना पड़ेगा। तीसरा पैरा में आपका कंक्लूजन जाएगा।
लॉ में बहुत सारे सेक्शंस केस लॉज हैं, बट हम जो जो सेक्शन केस लॉ बताएंगे वही याद रखना है आपको, सब नहीं याद रखना है। गलत लिख करके नंबर कट जाएगा, ज़्यादा लिखोगे सही लिखोगे तो नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला पैरा चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हो, चाहे कंपनीज एक्ट का हो, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, इस तरीके से ही शुरुआत होगी। हम 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को लिखा चुके हैं, फिर आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस के लिए भी देंगे ताकि आप लोग लिखें, क्योंकि लिखने पे नंबर मिलेगा। सेकंड पैरा, इन द गिवन केस Mr. A surety gives the guarantee for Mr. C, gives the guarantee for Mr. C, principal debtor, to Mr. B, creditor, for the amount of rupees 10,000. The amount is specific but it was of a continuous nature, Mr. B supplied the tea of value rupees 10,000 of value of rupees 10,000. The amount of same was paid by Mr. C. The amount of same, the payment for the same, the payment for the same was made by Mr. C. The payment for the same was made by Mr. C. Later on, B supplied T value of rupees 20,000. The amount was not paid by Mr. C. Last para. Hence, we can conclude as per the above provision that the liability of Mr. A is limited to rupees 10,000 and not for the further amount. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मत लिखना, एक रुको, अभी क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद लिखाते हैं ना। इतना तो अपने लोग को समझ में आ गया कि आंसर्स इसी तरीके से लिखना है ना। मैम ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अगर इसमें कॉम्पिटेंसी की बात करें, कॉम्पिटेंसी मतलब अपने लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉम्पिटेंसी या कैपेसिटी ऑफ पार्टी बात किए थे कि 18 वर्ष के ऊपर होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, पर्सन डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। तो मैम यहाँ पे आपने 3 पार्टी बोली है, प्रिंसिपल, डेटर, बाद में लिखना जो छूटा है क्रेडिटर और श्योरिटी। पहले सुनो, अंजन क्या नाम है,
अंजना मैम, अगर क्रेडिटर जिसने पैसा दिया वो अगर माइनर है तो गारंटी वॉइड हो जाती है, गारंटी वॉइड हो जाएगी। मैम अगर प्रिंसिपल डेटर अगर बेसिकली माइनर है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, गारंटी विल बी वैलिड, गारंटी प्रभावित नहीं होती है। मैम श्योरिटी अगर माइनर है तो भी वॉइड होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी गारंटी तो किसने दी है, इसके बदले तो गारंटी इसने दी है ना, श्योरिटी ने। अगर यही माइनर है तो वो तो चुकाएगा कैसे पैसा? तो लेने के लिए पैसा एक माइनर भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैम उसका गारंटी अगर माइनर दे रहा है तो नहीं चलेगा। 16-16 साल के 2 लोग ने, एक ने पैसा ले लिया, दूसरा 16 साल का उसका दोस्त बोला हम गारंटी देंगे, पैसा चुकाएगा कौन? 16 साल वाला नहीं चुकाया तो 16 साल वाला कर्जा ले सकता है, बशर्ते उसके बदले गारंटर कौन है? 18 साल के ऊपर का व्यक्ति। मैम कर्जदार अगर क्रेडिटर जो की है वो माइनर है तो भी वो गारंटी वॉइड होती है। केवल और केवल पैसा जो ले रहा है वो माइनर भी हो तो चलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज वैलिड इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर जो की है, प्रिंसिपल डेटर की कैपेबिलिटी माइनर की है या नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखना की बात यह है कि क्रेडिटर और श्योरिटी कौन है, जिसको पैसा देना है और जिसको पैसा मिलना है। अगर वो लोग माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा। समझ आया ना? आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूइंग गारंटी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लिया था। अब अगर हम बात करें नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, तो भी कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप लायबिलिटी उसके बदले अगर गारंटर जो की है वो अगर माइनर नहीं है, मेजर है तो चलेगा। प्रिंसिपल डेटर की कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी कॉन्ट्रैक्ट को प्रभावित नहीं करती, वैलिड रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट, दैट विल नॉट बी इनवैलिड। ठीक ना, द को एक्सटेंसिव प्रिंसिपल डेटर मीन्स द श्योरिटी इज लायबल फॉर द डेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल। मिस्टर एक्स ने अगर कर्जा लिया, प्रिंसिपल डेटर अगर ये 5 लाख का कर्जा लिया तो मिस्टर वाई जो कि उसका श्योरिटी है वो 5 लाख के लिए ही लायबल रहेगा, उससे ज़्यादा थोड़ा ना लायबल हो जाएगा। तो इट इज़ को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। सवाल इसके ऊपर नहीं पूछता है, बट मॉड्यूल में दिया है तो हम पढ़ाएंगे तो सभी कुछ बता देंगे कि किसके ऊपर सवाल पूछता है। दूसरी बात, डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्ट। कोई ट्रांजैक्शन देनदार और लेनदार के बीच में, उसी में कोई डिफेक्ट अगर था तो फिर वो जिम्मेदार थोड़ी ना होगा उसके लिए। एक और बात, भैया पहले पैसा अगर ये लिया है तो पहले तो पैसा यही ना चुकाएगा, ये नहीं चुका पा रहा है तब ना श्योरिटी पिक्चर में आ रहा है। तो यानी कि लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी। ऑब्वियसली मैम प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है ना? हम पैसा लिए तो हम ना चुकाएंगे, वो तो गारंटी दे रहा है कि उसके बोलने पे हमको कर्जा मिल गया है। ठीक है, तो मैम श्योरिटी की लायबिलिटी कैसे उभरती है? जैसे ही प्रिंसिपल डेटर ने पैसा नहीं दिया, डिफॉल्ट किया, श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। ठीक मैम, एक बात अब हम बताना चाहेंगे, उसको ध्यान से सुनना। आप बोल रही है प्रिंसिपल डेटर जिसने पैसा लिया, आप बोल रही है क्रेडिटर जिसने पैसा दिया, आप बोल रही है श्योरिटी जिसने गारंटी दी। मेन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, ये चुकाता नहीं है तो फिर ये चुकाएगा। मैम पैसा ड्यू हो गया, ड्यू हो गया, ज़रूरी नहीं है कि क्रेडिटर पहले इसके पास जाए, वो पहले इसके पास भी डायरेक्टली जा सकता है। क्रेडिटर has a right to sue the surety directly without proceeding against principal debtor। एक पते की बात हम यहाँ बता रहे हैं, ध्यान से सुनो।
आप अभी तो बोलिए हम लोगों को कि भाई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी प्रिंसिपल डेटर की बनती है, बिल्कुल बनती है। वो नहीं चुकाता है तो श्योरिटी उसका पे करेगा। पर अगर ड्यू डेट आ गई है, तुमने अगर किसी के लिए गारंटी दी है, तो ज़रूरी नहीं है कर्जा जिसने दिया हो वो उसी के खिलाफ जाए। हो सकता है वो तुम्हारे पास भी आ सकता है सू करने के लिए। पैसा तो अल्टीमेटली तुम दो ही, ज़रूरी नहीं है। तुम प्रिंसिपल डेटर को बोलोगे कि तुम्हारा ड्यू पड़ा है पैसा, तुम नहीं चुका पा रहा है क्या, बोलेगा नहीं नहीं चुका पाएंगे, तो फिर तुम दे दोगे। मतलब क्रेडिटर अप्रोच तुम्हारे सामने श्योरिटी के सामने कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पहले प्रिंसिपल डेटर के पास ही जाए। अब तुम अपने दोस्त से बोलोगे कि तेरा पैसा ड्यू बन गया है, तुम चुका रहा है कि नहीं चुका रहा है, वो बोलेगा कि नहीं हम नहीं चुका पाएंगे, तो तुम पैसा दे करके फिर उससे बाद में अपने दोस्त से ले लोगे। पर क्रेडिटर अप्रोच कर सकता है तुम्हारे सामने कि भैया पैसे की ड्यू डेट हो गई है, गारंटी लिए थे ना आप, पैसा सू कर रहा है, कोर्ट केस फाइल कर रहा है कि हमको दिलाइए पैसे को। ठीक, एक और बात करेंगे, लायबिलिटी ऑफ टू पर्सन लायबल नॉट अफेक्टेड बाय द अदर पार्टी। मतलब दो दोस्त ए और बी आपस में एक दूसरे के साथ, दो दोस्त आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि तुम कल को पैसा नहीं चुकाएगा ना तो हम पैसा चुका देंगे। ये लोग आपस में किए, ये लोग किसी और के साथ नहीं किए। तो मतलब इन लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे ये दो सहेली के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये लोग ना एक प्रॉमिसरी नोट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, समझते हो, प्रॉमिसरी नोट। ये लोग एक प्रॉमिसरी नोट मिस्टर सी को दिया एज अ श्योरिटी फॉर बी। ए मेक्स इट फॉर अ श्योरिटी फॉर बी कि हम इसका ना श्योरिटी है। किसका श्योरिटी है? बी का श्योरिटी है। सी को पता था, सी को इस बारे में पता था कि ए जो ये प्रॉमिसरी नोट दिया ना बी के बदले में दे रहा है। The fact of that A to the knowledge of C made as a surety for B is no answer as a suit by C against A upon the note। मतलब इन लोग दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, भले थर्ड पार्टी को इसके बारे में पता हो या ना पता हो, ये अपने पैसे के लिए इसको सू करेगा। तुम दो सहेली, तुम बोली तेरा पैसा हम दे देंगे, ठीक है, और एक प्रॉमिसरी नोट मेरे को बना करके दी। ठीक, समझ आ रहा है, कहानी समझ आ रहा है? तुम लोग दोनों का आपस में ही अपना कोई सेटिंग चल रहा है कि यार तेरा पैसे के लिए ना हम प्रॉमिसरी नोट दे रहे हैं थर्ड पार्टी को। तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग दोनों के बीच में हुआ है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा और मेरे क्रेडिटर के बीच में हो रहा है। मेरे को हो सकता है तुम लोग दोनों की सेटिंग के बारे में पता हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम लोगों का आपस में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके बारे में थर्ड पार्टी को जानकारी है या ना है, वो तो अपने पैसे के लिए सू करेगी। कल को ये लड़की ये नहीं बोलेगी कि हम तो श्योरिटी के रूप में दिए थे, कर्जा तो आपसे ये ली है, हम लोग दोनों का आपस में सेटिंग हुआ था, उससे थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर से समझाना, ध्यान से सुनो। व्हेन टू पर्सन जैसे कि ए और बी, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और एक कॉन्ट्रैक्ट आपस में भी किया है। ये लोग दोनों मिलके थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और एक कॉन्ट्रैक्ट आपस में भी किया है कि भाई तुम अगर पैसा नहीं चुकाएगा ना तो हम पैसा चुकाएंगे, तुम पैसा नहीं चुकाएगी तो हम पैसा चुकाएंगे। तुम लोग का तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मेरे को पता हो या ना पता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड विथ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्दो थर्ड पार्टी को पता था कि तुम पैसा नहीं देने वाली थी, पैसा तो उसको देना था। सरल शब्द में समझ में आया अब कि दो अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दो दोस्त के बीच में हुआ है, जिसकी जानकारी थर्ड पार्टी को हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं है, वो अपने पैसे के लिए आपको मजबूर करेगा और बोलेगा पैसा चुकाइए आप मेरा। समझ आ रहा है? मैम अभी तक आप कितनी बात बोली, फिर से बताइएगा ना। आपने बोला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टी होती है, एक प्रिंसिपल डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है, एक श्योरिटी होता है। आपने बोला तीन तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, देनदार और लेनदार के बीच में।
क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, और दोनों दोस्त के बीच में, प्रिंसिपल, डेटर और श्योरिटी के बीच में। प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा? जो पैसा लिया और जिसने पैसा दिया। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट में तो जो कर्जा दे रहा है और श्योरिटी जो की है, जितना बोलोगे उतना याद होगा। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसने गारंटी दी प्रिंसिपल डेटर के लिए। ठीक, इसके बाद आप हम लोगों को बोली गारंटी दो प्रकार की होती है। एक स्पेसिफिक गारंटी जो कि एक ही ट्रांजैक्शन के लिए हो, जरूरी नहीं है उसमें समय भी सर्टेन हो सकता है 1 महीने के लिए बोले 5 बोरी चावल 1 महीने में देना, 5 बोरी एक ही दिन नहीं हो सकता है, बट 5 बोरा तो है ना, 5 बोरी तो है 1 महीने के लिए। ठीक, कंटिन्यूइंग गारंटी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए। कंटिन्यूइंग गारंटी को रेवोकेशन किया जा सकता है क्रेडिटर को नोटिस दे करके, या अगर क्रेडिटर की डेथ अगर हो गई है तो मैम श्योरिटी किस हद तक लायबल रहेगा? जिस हद तक उसने नोटिस दिया जिस दिन, उस दिन के बाद से वो नहीं रहेगा। इसके बाद आपने हम लोगों को बोला गारंटी कब कब वैलिड रहेगा। भाई सुनो ना, कर्जा लिया है क्या? हाँ मैम कर्जा लिया ही नहीं है तो गारंटी इनवैलिड। मैम कोई लायबिलिटी बनती है क्या? हाँ लायबिलिटी बन रही है तो गारंटी वैलिड। मैम कंसिडरेशन तो कुछ नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट कंसिडरेशन की ज़रूरत भी नहीं है, तुम अगर बोले हो और तुम्हारी बोली पे कर्जा मिल जा रहा है, दैट इज सफिशिएंट कंसिडरेशन और गारंटी वैलिड रहेगी। मैम आपने बोला गारंटी लिखित रूप से हो, जरूरी नहीं है, मौखिक भी हो सकता है। मैम आपने इसके बाद एक और बात बोली थी अपने लोगों को कि अगर कोई गारंटी धोखा देके या बात को छुपा करके लिया तो वो गारंटी इनवैलिड हो जाती है। ठीक, आपने बोला मैम कि को श्योरिटी भी है, मतलब एक गारंटर के अलावा एक और भी गारंटर है और कल को वो गारंटर ज्वाइन नहीं करता है तो वो गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। समझ आ रहा है? नहीं समझ आएगा तो हमको तुरंत बोलना, हम 2 बार 3 बार 4 बार समझाएंगे। ठीक, इसके बाद आपने बोला मैम कि भाई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? प्रिंसिपल डेटर भैया जिसने पैसा लिया उसी की बनेगी। सेकेंडरी किसकी बनेगी? जिसने गारंटी दिया श्योरिटी की बनेगी। ठीक मैम, जरूरी नहीं है कि पैसा अगर ड्यू हो गया, कर्जा अगर ड्यू हो चुका है तो कर्जदार पहले प्रिंसिपल डेटर का ही गला पकड़े, वो श्योरिटी को भी सू कर सकता है पैसे के लिए। अब वो श्योरिटी डेटर को बोलेगा कि पैसा चुका, नहीं चुका पा रहा क्या, तो हम चुकाएंगे और फिर तुम हमको देना। ठीक, इसके बाद मैम आपने हम लोगों को बोला कि 2 पार्टी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वो लोग अगर थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसकी जानकारी थर्ड पार्टी को हो सकता है हो सकता है ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? इतनी बात जो कि आप मैम हम लोगों को बताई, यहाँ तक से कंटिन्यूइंग गारंटी के रेवोकेशन के ऊपर भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। समझ आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। डिस्चार्ज का मतलब मुक्त हो गया है, रिलीज हो गया है, उसको पैसा चुकाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, 2 बात तो हम तुम लोगों को बता चुके हैं। बताओ तो कब श्योरिटी डिस्चार्ज होता है? जोर से बोलो। तो क्या हम इसको ये बोल दें, ये बोले क्या रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी? ठीक, तो पहला तो आप हम लोगों को ये बताना चाह रही हैं कि कंटिन्यूइंग गारंटी को अगर रिवोक कर दिया, रिवोक कैसे करेगा? ये आप हम लोग को बता के गई, इसमें कोई नया बात आप नहीं बता रही है। तो मतलब इस परिस्थिति में श्योरिटी मुक्त हो जाता है, रिलीज हो जाता है, वो कर्जा नहीं चुकाएगा। दूसरी बात, ये सुने हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सुने होंगे, नोवेशन का मतलब पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म, नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर। पुराना करने की जरूरत नहीं है, पार्टी में और मे नॉट रिमेन द सेम। हाँ, ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब ये लोग आपस में म्यूचुअल अग्रीमेंट कर लिया कि अब बी ना पैसा सी से लेगा, ए उसको पैसा नहीं देगा,
तो पार्टी तो डिफरेंट हो गई ना। तो अब मैम ए को पैसा चुकाने की ज़रूरत नहीं है, नोवेशन, इसके तहत भी पार्टी इज रिलीज्ड। ठीक ठीक ठीक। क्वेश्चन एग्जाम में ये तीसरे से आता है, कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। जैसे कंटिन्यूइंग गारंटी से इतना पूछता है ना, वैसे ही रेवोकेशन ऑफ गारंटी का भी 3 पॉइंट्स है, बट 3 में से किस में से ज़्यादा पूछता है ये भी हम तुमको बता रहे हैं। कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर मैम अगर कभी भी ना, जैसे कि ये 2 सहेली पैसा ली थी, मतलब ये इसने पैसा लिया था, ठीक है, और हम गारंटी दिए थे, भाई हमको जो पता था उसकी बुनियाद पर हम गारंटी दिए। ये लोग ना आपस में ही चेंज कर ली टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, वेरिएशन कर ली। अच्छा, ये ब्याज दर घटा दी या ब्याज दर बढ़ा दी, मैम ये ज़्यादा इसको टाइम दे दी पैसा चुकाने का। मतलब कोई भी वेरिएशन अगर हो रहा है ना जिसकी जानकारी श्योरिटी को नहीं है ना, तो हम डिस्चार्ज हो जाएंगे। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं, एनी वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लेनदार एंड देनदार रिलीज कर देगा श्योरिटी को? हाँ, रिलीज कर देगा, बिल्कुल रिलीज कर देगा। मैम हो सकता है वो श्योरिटी के हित में हो या फेवर में हो। मैम कैसे? ये कर्जा ली थी इससे 50,000 का, ब्याज दर 4% था, 4%। बाद में ये बहुत माई बाप करके बोली कि छोड़ दे, तेरे साथ पढ़े सी इंटर में, कुछ तो कम कर, रेट ऐसे मत कर। बोली चल ठीक है, इतना मत रो, पढ़ी सी इंटर में 3.5% में दे देना। तो मैम ये तो श्योरिटी के पक्ष में ना हुआ, उसको 4% देना पड़ रहा था, अब तो वो 3.5% दे रही है, 3.5% दे रही है। वेरिएशन जो कि सब्सटैंशियल नहीं है या विच इज़ बेनिफिशियल टू द श्योरिटी विल नॉट डिस्चार्ज हिम ऑफ हिज लायबिलिटी। समझ आ रहा है? जो वेरिएशन अगर मेरे फेवर में है तो वो डिस्चार्ज नहीं करेगा। आपके मॉड्यूल में आंसर इसके ठीक तरीके से नहीं दिए हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप दोनों बात लिखेंगे। मैम दोनों बात कैसे लिखेंगे कि कोई भी अगर वेरिएशन होता है जिसकी जानकारी, अभी हम भर भर के क्वेश्चन लिखाएंगे, तुम लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैम कोई भी वेरिएशन अगर होता है जिसकी जानकारी श्योरिटी को नहीं है, श्योरिटी उस लायबिलिटी से मुक्त हो जाएगा, आप ये बोल रही हैं? हाँ मैम, अगर कोई वेरिएशन हो सकता है बहुत ज़्यादा अमाउंट का ना हो, 25,000 का कर्जा ली थी, अब बोल रहे नहीं हमको 20,000 का कर्जा चाहिए, तो पहले 25 दे रहे तो 5 दे रहे हैं, 5 कम हुआ, या मेरे को तो कम ही देना पड़ेगा ना, अब श्योरिटी है, तो इट विल नॉट डिस्चार्ज द लायबिलिटी। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ सवाल लिखो, उसके बाद हम कुछ बातें तुमको लिखाएंगे। मिस्टर सी was appointed as site manager. Mr. C was appointed as site manager of ABC Construction Company. Of ABC Construction Company on a 2 years contract. On a 2 years contract at a monthly salary of rupees 50,000, at a monthly salary of rupees 50,000, Mr. Pawan, Mr. P gave a surety for Mr. C's conduct, gave a surety for Mr. C's conduct. After 6 months, company was not in a position to pay. After 6 months, company was not in a position
to pay rupees 50,000 to Mr. C and Mr. C agreed for a lower salary of rupees 30,000 from the company. 30,000 from the company. This was not communicated to Mr. P. Three months afterward, it was discovered that 3 months afterward, it was discovered that C had been doing this, C had been doing fraud from the date of his appointment. Date of his appointment. From the date of his appointment, C has been doing fraud from the date of his appointment. Discuss the liability of Mr. P. क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं. Mr. C was appointed as site manager of ABC Construction Company on a 2 years contract at a monthly salary of rupees 50,000. Mr. P gave surety in respect of Mr. C's conduct. After 6 months, company was not in a position to pay rupees 50,000 and Mr. C agreed for a lower salary of rupees 30,000 from the company. This was not communicated to Mr. P. 3 months afterward, it was discovered that C had been doing fraud since the time of his appointment. What is the liability of Mr. P? क्वेश्चन समझ में आया? कितनों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया? एनीबडी जिसको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया? आ गया? तुम लोग को नहीं आया? पार्टी का नाम अलग अलग लिखो. कौन कौन पार्टी है, क्या किया है? जिनको समझ आ गया प्लीज आंसर लिखना शुरू करें. अंजना देखो क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन, तो लोग लिखो वे. लिखा है कि चेतन, ठीक है ना, इसको क्या किया था, तोड़ तोड़ के क्वेश्चन पढ़ा करो, तुमको दिक्कत नहीं देगा. एक एक लाइन को पढ़ो और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो. चेतन को अपॉइंट किया था, ये तो समझ में आ रहा है. कहाँ पे अपॉइंट किया था? साइट मैनेजर के रूप में. एक तो कंपनी थी उसमें अपॉइंट किया था, ठीक है. अब 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपॉइंट किया था और इसकी सैलरी कितनी थी? 50,000. इतना तो समझ आया. अब इसका गारंटर कौन है? पवन. मिस्टर पी बोले, पवन बोले, ठीक है. मिस्टर पवन ने इसके लिए गारंटी दिया. अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? चेतन की कंपनी जो की है, ये जो कंपनी है इसके पास इतना पैसा नहीं था. अब ये इसको बोलती है कि तुम ना 30,000 की तनख्वाह ले ले हमसे. तो मैम क्या ये चेंज नहीं हुआ है? पहले कितने पे बात हुई थी? जब 50,000 पे बात हुई थी तो पवन गारंटी लिया था. अब 6 महीने बाद कंपनी बोलती है कि 30,000 की सैलरी ले ले. मैम वेरिएशन तो हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट में और लोअर अमाउंट कर रहा है. 50,000 की तनख्वाह को अब 30,000 कर दे रहा है. भले पवन के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है कि पहले तो 50,000 का कर्जा लिया था,
पर अब तो 30,000 का महीने की तनख्वाह दे रहा है। पर सुनो ना, 3 महीने बाद पता चला, इस 6 महीना बीतने के 3 महीने बाद पता चला कि ये ना शुरू से ही फ्रॉड कर रहा था। यही ना लिखा है। तो पवन किस हद तक लायबल होगा? भैया 6 महीने तक तो 50,000 की तनख्वाह पे उसने गारंटी दी थी, पता था। अब 6 महीने बाद तुम उसको 30,000 की तनख्वाह दे रहे हो, ये बात तो पवन को पता नहीं है। तो भैया पवन 6 महीने तक की लायबिलिटी इनकर करेगा। काहे के लिए? 6 महीने के बाद वेरिएशन हो गया जिसको पवन की जानकारी नहीं है। भले वो फ्रॉड शुरू से कर रहा था, पर पवन तो भैया जब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब से गारंटी दिया, तभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बाद के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? बेनिफिट में जरूर है, पर यहाँ तो फ्रॉड की बात आ गई ना। अब फ्रॉड आया और ये तो बोल रहा है कि फ्रॉम बिगिनिंग, तो शुरू से थोड़े हम कर्जा देंगे। तो इसीलिए एग्ज़ाम में ये दोनों बात लिखनी पड़ेगी। आपके मॉड्यूल में ये बात नहीं लिखी है। मैंने लास्ट बैच में भी सीए इंटर के ये बात बताई थी, उनको भी ये बात बोला था कि आप एग्जामिनेशन में दोनों बात लिख करके आएंगे, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आपको ये बेनिफिशियल वाली बात भी पता है। लिखिएगा आंसर। हम 1-2 आंसर लिखा रहे हैं, हाथ पकड़ के और नहीं लिखाएंगे। एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, surety will be discharged from his liability in case of any variation in the terms of contract between the principal debtor and creditor without the consent of surety, without the consent of surety, full stop. It may also happen that, hello, हम भी आपको दे दूँगी, जस्ट अ मिनट। दूध पी लियो, नोजी छिड़क लो और अभी थोड़ा खेलने बैठ जाना, टीवी बंद कर। क्या लिखा है? It may also happen that the changes in terms of contract are, it may also happen that changes in terms of contract are beneficial and not substantial. बेनिफिशियल एंड नॉट सब्सटेंशियल। ऐसा भी हो सकता है कि जो बदलाव हुआ आपस में लेनदार और देनदार के बीच में, वो श्योरिटी के लिए बेनिफिशियल एंड नॉट सब्सटेंशियल था। इन सच केस श्योरिटी शैल नॉट बी डिस्चार्ज्ड। In such case, surety shall not be discharged. In the given case, next para, the variation in the terms of contract, the variation in the terms of contract between the company and the surety and the principal debtor
releases the surety from the liability. Mr. P. Pawan would be liable. Mr. P would be liable for the loss suffered due to misappropriation of cash only for the first 6 months. But not after the reduction in salary. Last para. The surety, that is Mr. P, will be released or discharged. The surety, that is Mr. P, would be released or discharged from all the liabilities for the act of Mr. C, ब्रैकेट में प्रिंसिपल डेटर, फॉर द एक्ट ऑफ मिस्टर सी, ब्रैकेट में प्रिंसिपल डेटर, आफ्टर सच वेरिएशन, प्रिंसिपल डेटर के बाद ब्रैकेट क्लोज, आफ्टर सच वेरिएशन. ठीक है, आंसर्स इस तरीके से लिखना है आपको. बार बार हम आप लोगों को इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं. यू हैव टू राइट डाउन लाइक दिस एग्जामिनेशन में. क्वेश्चन लिखिएगा. ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद लिखेंगे. A agrees to sell. A agrees to sell goods to B. A agrees to sell goods to B. अंजना, पार्टी को अलग अलग करना सीखो. A agrees to sell, तो मतलब A ने बेचा है B को, तो A हो गया अपना क्रेडिटर, B हो गया अपना, इस तरीके से तोड़ तोड़ के करो. ठीक है. A agrees to sell goods to B on guarantee of C. समझ आ गया श्योरिटी कौन है? For the payment of price of goods in default of B. For the payment of price of goods in default of B. Discuss whether the agreement of guarantee is valid in the following cases. Case 1, A is minor. Case 2, B is minor. Case 3, C is minor. आंसर लिखिएगा. बता के गए हम आप लोगों को. समझ आ रहा होगा प्रिंसिपल डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है, श्योरिटी कौन है, अग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड है कि वॉइड है, किस परिस्थिति में क्या है.
केस 1 में क्या होगा अग्रीमेंट बताना, वैलिड होगा। केस 1 में वॉइड होगा, वॉइड होगा, वॉइड, वॉइड, तुम वॉइड। केस 1 में कौन है, ए माइनर है। ए कौन है अपने क्वेश्चन में, क्रेडिटर। हम तुमको बोले थे देनदार और लेनदार अगर माइनर होता है तो वो अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। या हम बोले थे कि श्योरिटी अगर और क्रेडिटर अगर माइनर हो तो अग्रीमेंट वॉइड होता है। लेने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो यहाँ पे तो मिस्टर ए कौन है, मिस्टर ए पैसा दे रहा है, मिस्टर ए अग्री कर रहा है सेल करने के लिए, तो मिस्टर ए कौन है, क्रेडिटर है। तो मैम अगर क्रेडिटर अगर माइनर होता है, इनकम्पिटेंट होता है, वो अग्रीमेंट वॉइड होता है। केस 2, मिस्टर बी इज माइनर। मिस्टर बी कौन हुआ अपना, प्रिंसिपल डेटर। क्या होगा अग्रीमेंट वैलिड, वैलिड। तुम भाई प्रिंसिपल डेटर तो कोई भी हो सकता है, वो तो वैलिड ही होगा। मिस्टर सी माइनर, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। प्रिंसिपल डेटर याद रखना कोई भी हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। क्रेडिटर अपना, श्योरिटी अपना, अगर बेसिकली इनकम्पिटेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि है वॉइड होता है। समझ आ रहा है। मैम इसको आंसर कैसे लिखेंगे, पहला पैरा में आप यही लिखेंगे कि इफ़ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, सुन के कायदे से सजा के लिखोगे, होमवर्क देंगे हम तुमको कि इफ़ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट दैट इज प्रिंसिपल डेटर या श्योरिटी या क्रेडिटर इनकम्पिटेंट होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। प्रिंसिपल डेटर अगर इनकम्पिटेंट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट जो कि बेसिकली वैलिड होता है, पर अगर क्रेडिटर और श्योरिटी इनकम्पिटेंट होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। केस 1 ए creditor minor, contract is void. Case 2, principal debtor minor, agreement is valid. Case 3, surety is minor, agreement is void. समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मनोज गारंटीज for Ranjan, Manoj guarantees for Ranjan for an amount of rupees 1 lakh, for an amount of rupees 1 lakh, for which Sharma the supplier may supply to him क्वेश्चन समझ में आ रहा है। डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है, सप्लायर यानी कि शर्मा जी अपने क्रेडिटर हैं। सप्लायर मिस्टर शर्मा फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन क्रेडिट बेसिस ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months। समझ आ रहा पूरी कहानी। 3 महीने के लिए गारंटी दिया है कि भैया माल जो भी क्रेडिट पे दोगे उसका गारंटी दिया, यही ना बोला है। आफ्टर 1 month मनोज रिवोक्स द गारंटी। समझ आ रहा है कुछ कुछ। आफ्टर 1 month मनोज रिवोक्स द गारंटी। when Sharma had supplied goods on credit for rupees 40,000, discuss whether Manoj is discharged from all the liability. Discuss whether Manoj is discharged from all the liabilities to Sharma.
What would be your answer if Manoj makes a default in paying Sharma? What would be your answer if Ranjan makes a default in paying Sharma, in paying Mr. Sharma, the goods already supplied of value rupees 40,000, of value of rupees 40,000. पूरी कहानी समझ आ रही है? एक पैसा लिया उधारी पे, एक ने उधारी पे दिया, एक ने गारंटी दिया. कितने महीने की गारंटी थी? 3 महीने की गारंटी थी. 1 महीने बाद उसने उसको रिवोक कर दिया, पर उस समय तक 40,000 का उधारी वो दे चुका था, तो उसकी लायबिलिटी कितनी बनेगी? समझ आ रहा है तुमको? और क्या आपका आंसर फर्क पड़ेगा कि अगर वो 40,000 नहीं चुकाता जिसने पैसा लिया था? ऑब्वियसली 40,000 नहीं चुकाया तो श्योरिटी 40,000 तक के लिए ही लायबल रहेगा. 1 महीने के लिए जितना पैसा दिया है, बाकी के लिए तो पैसा लायबल मनोज नहीं रहेगा. मैम आंसर कैसे लिखेंगे? सजा के लिखेंगे. पहला पैरा में कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में बात करेंगे और रिवोकेशन की बात पहला पैरा में ही लिख देंगे. दूसरा पैरा में केस को डिस्कस करेंगे और तीसरा पैरा में लायबिलिटी कितनी बनती है ऐसे लिखेंगे. समझ आ रहा है? ये आपका होमवर्क है. आज यहीं तक रखते हैं, कल कंटिन्यू कराते हैं. बोल बेटा क्या था? क्वेश्चन समझा है? चेतन अपॉइंट किया गया था साइट मैनेजर के रूप में. किस कंपनी में? एक कंपनी थी ABC करके कंपनी थी, उसमें. उसके लिए गारंटी कौन दिया था? उसके लिए गारंटी पवन दिया था. चेतन की सैलरी कितनी थी? 50,000 महीने की सैलरी थी. बाद में कंपनी को बहुत लॉस फॉस होने लगा तो कंपनी बोली कि हम इतना पैसा तेरे को नहीं दे पाएंगे, 30,000 रुपया देंगे. चेतन बोला ठीक है कोई बात नहीं, 30,000 की तनख्वाह दीजिए, हम राजी हो रहे हैं. तो गारंटी जो पवन ने दी थी, उस गारंटी देने के 6 महीने बाद सैलरी में रिडक्शन हुआ है. तो ये देख के तुमको समझना पड़ेगा कि चेंज हो रहा है. ये तो चेंज मतलब वेरिएशन हो रहा है, और जब भी अगर कोई वेरिएशन होता है श्योरिटी मुक्त हो जाता है अपनी लायबिलिटी से. 6 महीने बाद जब चेंज हुआ तो पता चला कि उस 6 महीने बीतने के 3 महीने बाद पता चला कि ये तो शुरू से ही घोटाला कर रहा था. ठीक है, घोटाला कर रहा था. तो फिर उसके श्योरिटी को पकड़ा गया पवन को. बोला कि तुम गारंटी दिया था ना, ये देख तो शुरू से ही गड़बड़ी कर रहा है. बोला हम गारंटी तो दिए थे, पर कितने की गारंटी दिए थे? 50,000 महीने की बात हुई थी, पर अब तो तुम चेंज कर दिया, और तो और चेंज किया, मेरे को बताया भी नहीं. तो भैया जब तक 6 महीने तक हमको पता था, उस 6 महीने तक जितना गड़बड़ी घोटाला हुआ उसके लिए हम लायबल रहेंगे. पर तुम बोलोगे कि उसके बाद भी ये गड़बड़ी घोटाला करता चला आ रहा है, हम उसके लिए लायबल नहीं रहेंगे. और केवल एक नोट दे के छोड़ देना है कि अगर वेरिएशन बेनिफिट में है या सब्सटैंशियल नहीं है तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा. इसका यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, पर आप आंसर में ये बात नोट में लिख करके छोड़ेंगे. ठीक है, पढ़ के आना, होमवर्क करके आना. आप लोगों की क्लास है अभी? 12 से 3.